अगर मैं आपसे कहूं कि वहां एक ऐसा पहाड़ है जिसने माउंट एवरेस्ट की तुलना में 5 गुना ज्यादा पर्वतारोहियों की जान ली है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई ऐसा पहाड़ नहीं है जिसे आप खबरों में देखते हैं, या शायद ऐसा भी नहीं जिसके बारे में आपने सुना हो। ये यूरोप का सबसे ऊंचा या सबसे खड़ी चढ़ाई वाला पहाड़ नहीं है, लेकिन ये हर साल 100 पर्वतारोहियों की जान ले लेता है। ये इसलिए नहीं है कि ये कठिन है। अधिकतर वीकेंड हाइकर्स नक्शे पर एवरेस्ट पहचान सकते हैं। बहुत कम लोग इस कातिल का नाम ठीक से बोल पाते हैं। वो पहाड़ मो ब्लांक है। आइए जानते हैं कि मो ब्लांक दुनिया की सबसे खतरनाक चढ़ाइयों में से एक क्यों बनता जा रहा है, और अनुभवी पर्वतारोही भी इससे क्यों नहीं बच पाते। एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। 12 जुलाई 2012 को ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और स्विट्जरलैंड के 28 पर्वतारोही मो ब्लांक की चढ़ाई के लिए सूरज निकलने से पहले छोटी टीमों में रस्सियों से बंधकर आगे बढ़े। उनमें से एक ब्रिटेन के सबसे सम्मानित और अनुभवी पर्वत मार्गदर्शकों में से एक रोजर पेन थे। रोजर ने हिमालय की बड़ी चोटियों पर चढ़ाई की थी। वह ब्रिटिश माउंटेनियरिंग काउंसिल के महासचिव रहे और सुरक्षा नियम व हिमस्खलन दिशा निर्देश बनाने में भी मदद की। अगर पहाड़ पर सुरक्षित चढ़ाई के लिए किसी पर भरोसा कर सकते थे तो वो रोजर पेन थे। अब यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे जानना जरूरी है। अधिकतर लोग माउंट ब्लैंक की चढ़ाई 3 मंथ्स रूट नामक प्रसिद्ध रास्ते से करते हैं। यह रास्ता आपको 2 चोटियों से होकर ले जाता है, जिन्हें माउंट ब्लैंक डू टाकू और माउंट मादी कहा जाता है, इससे पहले कि आप आखिरकार माउंट ब्लैंक की चोटी पर पहुंचें। लोग जब माउंट ब्लैंक चढ़ने की बात करते हैं तो इन खतरनाक हिस्सों को भी गिनते हैं। टीमें धीरे धीरे और सावधानी से चढ़ रही थीं, बर्फीली हवा में ऊपर की ओर बढ़ते हुए। कोई भी जल्दी में नहीं था। वे शांत, सतर्क और अनुभवी थे। उनके नजरिए से वो एक बेहतरीन सुबह थी। वे माउंट मारी पर्वत पर तेजी से बढ़ रहे थे, जिसका नाम विडंबना से शापित पर्वत का अर्थ देता है। वे अंधेरे में बढ़ रहे थे। उनकी हेडलैम्प्स बर्फ पर रोशनी के छोटे छोटे घेरे बना रही थीं। भोर की पहली किरण क्षितिज छूने तक वे 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। जो वे या कोई नहीं देख सकता था वो ये था कि उनके ऊपर इमारत जितनी बड़ी बर्फ की प्लेट धीरे धीरे पहाड़ से अलग हो रही थी। सुबह 5:25 बजे बिना किसी चेतावनी के वो अलग हो गई। कल्पना करें कि आप वहां हैं, सांसों और अगले कदम पर ध्यान केंद्रित किए हुए। सामने खूबसूरत सूर्योदय बर्फ को गुलाबी सुनहरा रंग दे रहा है। फिर अचानक गरज जैसी एक आवाज आती है। आप ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि बर्फ की दीवार 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी ओर आ रही है। बर्फ की प्लेट ने ऊपर की टीमों को गिलोटिन की तरह टक्कर मारकर उनके एंकरों से गिरा दिया। जैसे ही पर्वतारोही गिरे, उनके शरीर से 500 फीट चौड़ी एक और विशाल हिमस्खलन शुरू हुई, जिससे और लोग भी ढलान से नीचे बह गए। कुछ सेकंड में शांत चढ़ाई पूरी तरह अफरा तफरी में बदल गई। कुछ पल पहले जो पर्वतारोही एक दूसरे से मजबूती से बंधे हुए थे, वे अब बर्फीले टुकड़ों और चट्टानों के टनों के साथ बेकाबू होकर पहाड़ से नीचे गिर रहे थे। जब बचावकर्मी आखिरकार पहुंचे तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। 9 पर्वतारोही, जिनमें रोजर पेन भी थे, मारे गए। 9 अन्य घायल हो गए थे, जिनमें से कुछ की हालत बहुत गंभीर थी। बाकी लोगों ने या तो बर्फ से किसी तरह खुद को बाहर निकाला था, या फिर वे इतने भाग्यशाली थे कि बहाव में नहीं बहे। कुछ पीड़ित रस्सियों से बंधे थे, जैसे जीवन में जुड़े वैसे ही मृत्यु में भी। इस अफरा तफरी के बीच एक छोटा सा विराम। अगर आप वे असली बिना काट छाट की कहानियां देखना चाहते हैं जो हम यहां नहीं दिखा सकते, तो पेट्रियन पर एक्सट्रीम कम्युनिटी से जुड़िए। मिलते हैं असली एक्सट्रीम पर। बचाव टीमों ने बाद में पुष्टि की कि उस सुबह बर्फ की स्थिति पूरी तरह सामान्य लग रही थी। हिमस्खलन की कोई चेतावनी नहीं थी, लेकिन पिछले दिनों की तेज हवाओं ने रास्ते के ऊपर छिपी हुई अस्थिर बर्फ की परतें बना दी थीं, जो अंधेरे में साफ नहीं दिखते थे। यहां तक कि सबसे अनुभवी पर्वतारोही भी, जैसे कि रोजर, इन अदृश्य खतरों को तब तक नहीं पहचान सके जब तक बहुत देर नहीं हो गई। उस पल माउंट ब्लांक ने पर्वतारोहण जगत को एक कड़वी सच्चाई याद दिलाई। अनुभव हमेशा रक्षा नहीं करता। कभी कभी पहाड़ बिना चेतावनी हमला कर देते हैं। कई पर्वतारोही कहते हैं कि पहाड़ आपके पिछले प्रदर्शन को नहीं गिनते। पेन ने यह सबक अनगिनत छात्रों को सिखाया था, और किस्मत के क्रूर मोड़ पर
यही सबक आखिरकार उनकी जान ले गया। जितना दुखद था, यह पहली बार नहीं था जब मॉन्ट ब्लांक ने उत्साहित शांत पर्वतारोहियों को क्रूर सबक सिखाया हो। 4 साल पहले इस पहाड़ ने अचानक अपना स्वभाव दिखाया था। वो अराजक पल आज भी बचे हुए लोगों को डराता है। ये 24 अगस्त 2008 को सुबह 3 बजे के ठीक बाद की बात थी। कोल्डू मेडिये पर ऊंचाई पर, समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट ऊपर और एगुई दे मेडीज की खड़ी चट्टानी दीवार के नीचे बसा हुआ था। कॉस्मिक हट में शांत सी हलचल थी। अंदर यूरोप से आए पर्वतारोही जैकेट पहन रहे थे, जूते कस रहे थे और रस्सियों की जांच कर रहे थे। 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये हट मॉन्ट ब्लांक की 3 माउंट्स रूट से चढ़ाई शुरू करने वालों का मुख्य प्रारंभिक बिंदु है। करीब 50 पर्वतारोही पतली बर्फीली हवा में निकले। उनके हेडलैम्प्स बर्फ पर कांपती गोलाइयां बना रहे थे जब वे छोटे समूहों में रस्सियों से जुड़े। उनमें से ज्यादातर एक दूसरे का नाम नहीं जानते थे, लेकिन उन शुरुआती घंटों में उनका लक्ष्य एक ही था, मॉन्ट ब्लांक डूटाकुल और मॉन्ट मादी को पार करना और शायद, बस शायद, सूर्योदय तक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होना। अगर आपने सूर्योदय से पहले ऊंचे पहाड़ों में समय नहीं बिताया तो यह अनोखा अनुभव है। दुनिया पूरी तरह से शांत होती है और एकमात्र आवाज होती है क्रैम्पॉन के पुराने बर्फ में धंसने की चरमराहट। ठंड हवा भी मानो जम सी जाती है। आपकी सांस से बादल बनते हैं जो आपकी हेडलैम्प के चारों ओर स्थिर लटके रहते हैं। खंड में सब सावधानी से चलते हैं। उनकी सांस के बादल हेडलैम्प की रोशनी में दिखते हैं। यह उत्साह, घबराहट भरी ऊर्जा और भरोसे का मिश्रण है। हर कोई मानता है कि अगर वे रास्ते पर बने रहें, एक दूसरे से बंधे रहें और सही तरीके से सब करें तो वे बादलों के ऊपर सूर्योदय देखेंगे। किसी पर्वतारोही को नहीं पता था कि ऊपर खतरा चुपचाप बढ़ रहा था। ग्लेशियर की बर्फ का एक अपार्टमेंट ब्लॉक जितना बड़ा टुकड़ा, जिसे पर्वतारोही सिरोक कहते हैं, धीरे धीरे टूट रहा था। बर्फ की ये संरचनाएं अस्थिर होती हैं, जो दशकों तक टिक सकती हैं या अचानक गिर सकती हैं। उस सुबह सिरोक ने दूसरा विकल्प चुना। यह बिना किसी चेतावनी के हुआ। एक पल पर्वतारोही सावधानी से ऊपर चढ़ रहे थे। अगले ही पल अंधेरे में एक गहरी चटकने की आवाज गूंजी जब विशाल सिरोक फट गया। टन भर बर्फ ढलान पर गरजती हुई नीचे आई, कई पर्वतारोहण टीमों को सीधे टक्कर मारते हुए, और तुरंत एक विशाल हिमस्खलन शुरू हो गया जो रास्ते पर फैल गया। सिर्फ कुछ ही पलों में जो हेडलैम्प्स पहाड़ पर ऊपर जाती हुई तारों की एक कोमल लड़ी जैसी दिख रही थीं, वे अचानक गायब हो गईं। बर्फ के टुकड़ों और मलबे की चलती हुई दीवार में समा गईं। रास्ते में मौजूद पर्वतारोहियों के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। कुछ ने अपने नीचे की जमीन को खिसकते हुए महसूस किया, कुछ ने ऊपर से आती सफेद बर्फ को ही देखा। कुछ लोग अपने पैरों से उखड़ गए और ढलान पर नीचे की ओर बहा दिए गए। ना तो सांस ले पा रहे थे और ना ही हिल पा रहे थे। ये भी नहीं जानते थे कि वे कभी रुक पाएंगे या नहीं। जब आखिरकार फिर से सब शांत हो गया और पहाड़ों में फिर से स्थिरता लौट आई, तो जो लोग बच गए थे उन्होंने जैसे तैसे खुद को बाहर निकाला, अपने साथियों को ढूंढने लगे, अंधेरे में नाम पुकारने लगे। कुछ लोग भाग्यशाली थे, वे मुख्य हिमस्खलन से बाहर रहकर दूसरों की मदद कर पाए, लेकिन बाकी के लिए तब तक बहुत देर हो गई थी। जब बर्फ थम गई तो बचाव दल तुरंत वहां पहुंच गए, लेकिन सच्चाई बहुत क्रूर थी। उस सुबह 8 पर्वतारोहियों ने अपनी जान गंवाई, 4 जर्मनी से, 3 स्विट्जरलैंड से और 1 ऑस्ट्रियाई गाइड। 7 लोग घायल हुए, कुछ की चोटें गंभीर थीं। उनका सामान, रस्सियां और कुल्हाड़ियां हर जगह बिखरी हुई थीं, गहरी बर्फ में उलझी हुई थीं। आधिकारिक रिपोर्टों ने पुष्टि की कि उस दिन सब सामान्य था। हिमस्खलन की कोई चेतावनी नहीं थी और सिरोक का ढहना अप्रत्याशित था। यह याद दिलाता है कि मॉन्ट ब्लांक पर सही कौशल और अनुभव के बावजूद कुछ खतरे न देखे जा सकते हैं, न टाले जा सकते हैं। आज भी अगर आप शैमोनिक्स घाटी से मॉन्ट ब्लांक डू टाकुल की ओर देखें तो आप उस हिमस्खलन का छोड़ा हुआ निशान को अब भी देख सकते हैं। यह याद दिलाता है कि जिस पहाड़ पर चढ़ने का सपना कई लोग देखते हैं, वहां सब कुछ जल्दी बदल सकता है, पर बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। मॉन्ट ब्लांक की खतरनाक छवि 21वीं सदी में नहीं बनी थी। आधुनिक उपकरणों, सैटेलाइट पूर्वानुमानों और त्वरित संचार से बहुत पहले ये पहाड़ पहले ही एक खूनी इतिहास बना चुका था। 7 जुलाई 1964 को 7 फ्रांसीसी पर्वतारोही
अहुई वर्टे पर चढ़ाई करने निकले, जो मॉन्ट ब्लांक श्रृंखला में 13,524 फीट ऊंची चोटी है। उनमें चार्ल्स बोजन भी थे, जो एक राष्ट्रीय हीरो थे और जिन्होंने 1962 की विश्व चैंपियनशिप में अपने गृहनगर शैमोनिक्स में स्लालम में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 1960 के शीतकालीन ओलंपिक में स्लालम में कांस्य पदक और 1956 तथा 1960 की विश्व चैंपियनशिप में संयुक्त स्पर्धा में रजत पदक भी जीते थे। 31 साल की उम्र में बोजन अपनी शारीरिक ताकत और प्रसिद्धि के शिखर पर थे और उन्होंने अपनी प्रतिस्पर्धी स्कीइंग करियर से पर्वतारोहण की ओर रुख करने का फैसला किया था। जिस पर्वतारोहण समूह में वे थे, उसमें क्षेत्र के कई शीर्ष पर्वत मार्गदर्शक भी शामिल थे, जिनके पास इन ढलानों पर वर्षों का अनुभव था। उस सुबह मौसम चढ़ाई के लिए लगभग एकदम सही लग रहा था। आसमान साफ था और बर्फ धूप में चमक रही थी जब टीम ने पहाड़ की खड़ी उत्तर पश्चिमी ढलान पर चढ़ाई शुरू की। वे लगातार चढ़ते रहे, सुरक्षा के लिए एक रस्सी से बंधे हुए और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते रहे। दोपहर तक समूह शिखर के पास अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया था। उस सुबह का दृश्य कल्पना कीजिए। आसमान साफ था, सूरज पहले ही बर्फ को गर्म कर रहा था जब टीम ऊंचाई की ओर कदम बढ़ाती जा रही थी। वहां हवा में जरूर उत्साह का माहौल रहा होगा। वे शिखर के बेहद करीब थे, अब कुछ 100 फीट ही चढ़ना बाकी था। शायद उन्होंने मजाक किया हो या बस सांस और कदम की लय पर ध्यान दिया हो, सब रस्सी और दोस्तों पर भरोसा करते हुए। मैं चाहता हूं कि आप उस पल की कल्पना करने की कोशिश करें। आप घंटों से चढ़ाई कर रहे हैं, आपकी मांसपेशियां जल रही हैं, आप लगभग पहुंच गए हैं, शिखर दिख रहा है, और फिर आप वो आवाज सुनते हैं, वो भयानक, साफ साफ पहचान में आने वाली आवाज जिससे हर पर्वतारोही डरता है। एक पल में ही उनके जूतों के नीचे की जमीन हिलने लगी। ऊपर की सतह से बर्फ का एक विशाल टुकड़ा टूटकर सीधा उनकी ओर बढ़ रहा था। प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। हिमस्खलन के टकराने से ठीक पहले पर्वतारोहियों को पता था कि क्या होने वाला है और वे जानते थे कि इसे रोक नहीं सकते। हिमस्खलन ने सभी 7 पर्वतारोहियों को अपने पैरों से उखाड़ दिया और उन्हें चट्टानों, बर्फ और हिम पर 3000 फीट से भी ज्यादा नीचे गिराते हुए दूर अर्जेंटियर ग्लेशियर पर ला पटका। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। इस कहानी को और भी ज्यादा दुखद बना देता है ये तथ्य कि आज जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर इस हादसे को रोका जा सकता था। 1964 में पर्वतारोहियों के पास न तो विस्तृत हिमस्खलन पूर्वानुमान थे और न ही बर्फ की स्थिरता की वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध थी। आज पर्वतारोहण टीमें हिम स्तर विश्लेषण, हिमस्खलन बुलेटिन और मौसम डेटा पर निर्भर करती हैं ताकि छुपे हुए चेतावनी संकेत पहचान सकें। एक खास बात जिस पर अब गाइड्स कड़ी नजर रखते हैं वो ये है कि ताजी बर्फ तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी से ही जल्दी अस्थिर हो सकती है। 1964 में हिमस्खलन विज्ञान अभी शुरुआती दौर में था। चढ़ाई करने वालों को यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि वे किसी भी पल फट सकने वाले खतरे पर चल रहे थे। चार्ल्स बोजेन की ओलंपिक दृढ़ संकल्प भी उन्हें भौतिकी से नहीं बचा सकी। पहाड़ कोई समझौता नहीं करता, ये कोई रियायत नहीं देता, ये बस अपना काम करता है और दुनिया की सारी कौशल, प्रसिद्धि और ताकत भी तब बेकार हो जाती है जब टनों बर्फ 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी ओर बढ़ रही हो। दशकों बीतने पर भी मॉन्ट ब्लांक दयालु नहीं हुआ। कई बार छोटी और अदृश्य गलतियां ही सबसे बड़ी त्रासदियों का कारण बनती हैं। एक गलत कदम, एक ढीला पेंच, एक पल की थकान, और यही ठीक 12 अगस्त 2014 को हुआ। अगर आप उस दिन अर्जेंटियर रिफ्यूज में होते तो सूरज निकलने से पहले 6 पर्वतारोहियों को तैयारी करते देखते। समूह का नेतृत्व यूनियन नेशनल दे सेंट्रे पोतिफ दे प्लिनेर या संक्षेप में यूसीपीए के एक सम्मानित गाइड कर रहे थे। वे एक फ्रांसीसी संगठन है जो आउटडोर खेल सबके लिए सुलभ बनाते हैं और ये चढ़ाई यूसीपीए के उन्नत कोर्स में थी। माहौल एकाग्र लेकिन उत्साही था। ये पहली बार नहीं था जब वे ग्लेशियर पर आए थे। योजना सीधी थी, आगुई डी अर्जेंटियर की चोटी पर चढ़ना, जो मॉन्ट ब्लांक श्रृंखला की सबसे शानदार चोटियों में से एक है। फिर दिन की गर्मी से बर्फ नरम पड़ने से पहले वापस नीचे आना। कागज पर जिस रास्ते से वे जा रहे थे, ग्लेशियर दे मिल्यू, वह खास तौर पर खतरनाक नहीं माना जाता था,
बस एक क्लासिक बर्फीली चढ़ाई थी जिसमें दूर उठते मॉन्ट ब्लांक के शानदार नजारे दिखते थे। वे सुबह 4 बजे निकले। सूर्योदय से पहले अंधेरे में उनके हेडलैम्प्स टिमटिमा रहे थे। हिमनद अंतहीन और बहुत शांत लग रहा था। सिर्फ क्रैम्पॉन की खरोंच और दस्तानों में रस्सियों के फिसलने की धीमी आवाज थी। जब तक सूरज ने ऊपरी ढलानों को गर्म करना शुरू किया, टीम पहले ही बर्फीले इलाके में हजारों फीट की दूरी तय कर चुकी थी और शिखर की रिज की ओर बढ़ रही थी। वे सभी एक ही रस्सी से बंधे हुए थे और एक साथ आगे बढ़ रहे थे। पहाड़ चढ़ने की इस शैली को सिमुल क्लाइंबिंग कहते हैं। ये हर चरण पर एंकर लगाने से तेज है, लेकिन इसमें सभी को एक दूसरे पर पूरा भरोसा करना पड़ता है। अगर कोई गिरता है तो पूरी टीम खतरे में होती है। लेकिन जब पहाड़ गुलाबी सुनहरे रंग में चमक रहे थे, तब सब रोजमर्रा जैसा लगभग सुरक्षित लग रहा था। ध्यान रखें, ये पेशेवर लोग थे। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा था, जैसा होना चाहिए था। और फिर वे बस गायब हो गए। उस रात वे पहाड़ी शरण स्थल नहीं पहुंचे तो हेलीकॉप्टर से खोज शुरू हुई। परिवारों को पहले से ही अनहोनी का एहसास था। जब आपका कोई अपना पहाड़ों में तय समय से देर कर दे तो एक अलग ही किस्म का भय घेर लेता है। हर बीतता घंटा सीने पर बोझ बन जाता है, जिससे सांस लेना और उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है। फोन कॉल और संदेश भेजे जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको सबसे बुरी आशंका होने लगती है। घंटों की तलाश के बाद हेलीकॉप्टरों ने सबसे बुरी आशंका की पुष्टि कर दी। पहाड़ के नीचे एक ग्लेशियर के निचले हिस्से में 5 शव बिखरे हुए पाए गए। गाइड ग्लेशियर की गहरी दरार में फंसा था और अब भी चढ़ाई की रस्सी से बंधा था। समूह लगभग 820 फीट नीचे गिर गया था, जो कि एक 80 मंजिला गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई के बराबर है, और वे ग्लेशियर की खड़ी ढलान से नीचे गिरे। कोई भी जीवित नहीं बचा। क्या हुआ था? पहाड़ ने अपने राज छुपा लिए। कोई गवाह या जिंदा व्यक्ति नहीं बचा जो कहानी बता सके। लेकिन जांचकर्ताओं ने एक संभावित घटनाक्रम तैयार किया, और वह डरावनी हद तक सीधा था। चोटी के ठीक नीचे बर्फ की एक खड़ी और सख्त ढलान पर सब कुछ बदल गया। शायद वो ब्लैक आइस का एक छोटा सा हिस्सा था, या बस एक थकी हुई टांग। अचानक एक पर्वतारोही फिसल गया। रस्सी अचानक कस गई। एक पल में ही सभी 6 लोग अपना संतुलन खो बैठे। उनका आपसी जुड़ाव अब उनकी सामूहिक बर्बादी बन गया, और पलक झपकते ही सभी सीधे अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ गए। यह हमारे द्वारा किए गए चुनाव और उनके कारण बनने वाले छोटे छोटे अंतर ही हैं जो मॉन्ट ब्लांक पर आपकी किस्मत तय करते हैं। कभी कभी जब आप सब सही फैसले लेते और नियम मानते हैं, तब भी पहाड़ आपके खिलाफ हो जाता है। अब मैंने आपको उन हिमस्खलनों के बारे में दिखाया है जो बिना किसी चेतावनी के आते हैं। मैंने आपको सिरों के गिरने के बारे में बताया है जिन्हें पहले से नहीं जाना जा सकता। मैंने बताया है कि बर्फ पर छोटी सी गलती कैसे तबाही ला सकती है। लेकिन मॉन्ट ब्लांक की घातक प्रकृति का एक और पहलू है जो शायद सबसे कपटी है। पहाड़ की वो क्षमता कि वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आपने उसे हरा दिया है, ठीक उसी समय जब वो आपसे सब कुछ छीन लेता है। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा मतलब क्या है। 11 जनवरी 2009 को रॉब और उनके दोस्त जेम्स एटकिंसन फ्रांस के शैमोनिक्स में सुबह जल्दी उठे। वे जेम्स हूपर और रिचर्ड लेबॉन के साथ पर्वतारोहण पर थे। सुबह ताजा और ठंडी थी। शायद 0 से काफी नीचे तापमान था। ऊपर आसमान साफ था। कल रात 4 दोस्तों ने चढ़ाई पर चर्चा की, लेकिन सुबह तक वे 2 समूह बन गए। हूपर और लेबॉन ने फैसला किया कि हालात संदिग्ध लग रहे हैं, और उन्होंने उस दिन कोई गंभीर चढ़ाई न करने का फैसला किया। रॉब और जेम्स खुद को आजमाने के लिए जरवा सुटिकुरोइस पर उत्सुक थे, जो मॉन्ट ब्लांक डू टाकुर की पूर्वी दीवार पर एक खड़ी तकनीकी बर्फीला मार्ग है। जरवा सुटिकुरोइस शुरुआती लोगों के लिए नहीं है। यह एक कुख्यात कठिन रास्ता है जिसमें कुछ हिस्से 50 डिग्री तक तीखे हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि पर्वतारोहियों को इसे आजमाने से पहले ग्रेड 4 या उससे ऊपर की बर्फ पर अनुभव होना चाहिए। लेकिन रॉब कोई साधारण पर्वतारोही नहीं था। आखिरकार ये वही युवा था जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखा था। वही इंसान जिसने उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक का सफर तय किया था। अगर किसी ने पहाड़ों में आत्मविश्वास रखने का हद तमाया था तो वो रॉब गॉन्टलेट था। वे बाकी लोगों के जागने से पहले ही जल्दी निकल पड़े, क्योंकि वे बर्फ के अभी भी सख्त होने के दौरान आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने जल्दी चढ़ाई करने की योजना बनाई थी और ज्यादा सुरक्षा लगाने के बजाय
कुशलता पर ध्यान केंद्रित किया था। तेज और हल्का, यही पर्वतारोही का सिद्धांत है। दोस्तों के सोते समय रॉब और जेम्स क्रूज़ पर चढ़ रहे थे। दिन उजाला हो रहा था, बादल छट रहे थे और वह खास अल्पाइन नीला रंग दिख रहा था जो शायद कहीं और नहीं मिलता। वे दोनों बर्फ और हिम पर साथ साथ बढ़ रहे थे। मॉन्ट ब्लांक के विशाल सफेद विस्तार के सामने दो छोटी सी आकृतियां, और फिर कुछ भी नहीं। न कोई रेडियो कॉल, न कोई टेक्स्ट मैसेज का जवाब, न ही झोपड़ी में वापसी। शैमोनिक्स में दोपहर तक रॉब और जेम्स से संपर्क न होने पर उनके दोस्त चिंतित हो गए। जेम्स हूपर ने पर्वतीय बचाव दल से संपर्क किया, लेकिन बुरी खबर मिली। उस सुबह जेरवासुती कूलवार में दो पर्वतारोहियों के शव मिले थे। वे लगभग 2000 फीट नीचे गिर गए थे। वहां ऊपर क्या हुआ था, कोई भी कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएगा। कोई गवाह या जीवित व्यक्ति नहीं बचा जो कहानी बता सके। शायद वो ढीला बर्फ का टुकड़ा था जो टूट गया, शायद सख्त बर्फ पर क्रैम्पन फिसल गया, या शायद थकान के एक पल में कोई एक गलती हो गई। जो भी कारण रहा हो, उस खड़ी ढलान पर गिरने के बाद उन्हें रोकना नामुमकिन था। शामुनी में पर्वतीय बचाव दल ने बताया कि मौसम साफ था और पर्वतारोही अच्छी तरह सुसज्जित थे। फिर भी कुछ भयानक गलत हो गया। उनके अनुसार ये रहस्य है कि वे कैसे मारे गए। एक सिद्धांत ये सुझाव देता है कि एक पर्वतारोही गिर गया और रस्सी से बंधे होने के कारण उसने अपने साथी को भी अपने साथ खींच लिया। जांच से सिर्फ यह पता चला कि वे गिरे थे, कारण पता नहीं चला। इतनी कहानियां सुनकर आप सोचेंगे कि पर्वतारोही मॉन्ट ब्लांक से दूर ही रहेंगे, है ना? गलत। हर साल 20,000 से अधिक लोग इसकी चोटी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। 20,000, यानी चढ़ाई के मौसम में हर दिन लगभग 60 लोग। इस भीड़ भाड़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। 2017 की एक कुख्यात घटना में एक पर्वतारोही ने अपने 9 साल के बेटे को पहाड़ पर अकेला छोड़ दिया, जबकि वह खुद शिखर पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ गया। मौसम खराब होने पर बचावकर्मियों ने बच्चे को बचाने के लिए जान जोखिम में डाली। 2019 में अगस्त के एक ही दिन में हैरान कर देने वाले 150 लोगों ने शिखर तक पहुंचने की कोशिश की। स्थानीय मेयर पहुंच सीमित करने के लिए अधिकारियों से परमिट और कोटा लागू करने की गुहार लगा रहे हैं। 2020 में एक और मौतों की श्रृंखला के बाद सेंट जेरविस के मेयर जीन मार्क बायट ने वास्तव में मॉन्ट ब्लांक के एक लोकप्रिय मार्ग की शुरुआत में एक आधिकारिक सूचना पट लगाया। इस पर आंशिक रूप से लिखा था, ध्यान दें, पर्वतारोहण एक गंभीर काम है जिसमें आपको मृत्यु का सामना करने और उसे स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए। मॉन्ट ब्लांक की चोटी तक पहुंचना मुफ्त है, लेकिन मरना और दूसरों को मरवाना मुफ्त नहीं है। इसी वजह से मुझे मॉन्ट ब्लांक दुनिया का सबसे खतरनाक पर्वत लगता है। यह इसलिए नहीं कि यह सबसे ऊंचा, खड़ा, ठंडा या दूर है, बल्कि क्योंकि लोगों को लगता है कि यह आसान है। यह 12,000 फीट ऊंचाई पर केबल कार से ऐसे उतरने देता है जैसे शॉपिंग मॉल से निकल रहे हों। ये चमकदार ब्रोशर, साफ आसमान और हल्की बर्फ की ढलानें दिखाकर लुभाता है। ये फुसफुसाता है, देखो मैं कितना पास हूं, देखो कितना आसान है, यकीनन तुम यहां आ सकते हो। और जब पहाड़ आखिरकार जवाब देता है, अपने हिमस्खलनों, हिमखंडों के ढहने, तूफानों, दरारों, नुकसानों के साथ, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैंने आपके साथ जो 5 कहानियां साझा की हैं, उनमें 32 लोग मारे गए। 32। एक पल को उस संख्या पर विचार करें। अनुभवी गाइड्स, ओलंपिक चैंपियंस, किशोर प्रतिभाएं और वीकेंड एडवेंचरर्स अब सभी पहाड़ के इतिहास का हिस्सा हैं। अगली बार कोई मॉन्ट ब्लांक की फोटो दिखाकर पूछे, वहां चढ़ना अद्भुत होगा ना? इन कहानियों को याद रखना कि उस बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा खूबसूरत दृश्य के नीचे एक ऐसा पहाड़ है जिसने सालों में सैकड़ों, शायद हजारों लोगों की जान ले ली है। अगर आप भी बहुतों की तरह वहां खिंचे चले जाएं, तो विनम्रता, तैयारी और यह जानकर जाएं कि मॉन्ट ब्लांक की ढलानों पर कभी-कभी इतना भी काफी नहीं होता। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। साहसी रहें और बहादुरी से जिएं।